नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर। लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आज। कई कार्यक्रमों में लेगी भाग। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थिति की कर रहे हैं समीक्षा। कठुआ में विनय सीमा चौकी पहुंचकर शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार। भाजपा का सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध मार्च। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट 25,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर चुका है रद्द। बेंगलुरु में युवती के साथ छेड़छाड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री का विवादित बयान। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, बड़े शहरों में अक्सर हो जाती है इस तरह की घटनाएं। बयान की हो रही है कड़ी आलोचना। और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का पूर्वानुमान। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट। हरियाणा और दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिन रह सकती है हीट वेव की स्थिति। और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के पुर्तगाल और स्लोवाकिया दौरे की। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक भी करेंगी और साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। और क्या रहेगा इस राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो दी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के साला दे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल दे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहां राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए ये बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोद फाउंडेशन का दौरा करेंगी और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी।
अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। पोर्चुगल की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगी जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हम जानते हैं कि भारत और पोर्चुगल अपने 50 वर्षों के स्वर्णिम अध्याय के उन रिश्तों को हर्ष के रूप में मनाने जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा कैसे मजबूत हों। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, लिस्बन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए पाकिस्तानी स्नाइपर की फायरिंग से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद ने घायल होने के बावजूद वीरता का परिचय देते हुए अपने हथियार से दुश्मन का मुकाबला किया और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया। और गृह मंत्री अमित शाह सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। वो शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलने के साथ ही मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा भी लेंगे। इसके साथ ही शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए। वे मुख्य लाभार्थी हैं। उनके भतीजे ने 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत अपने भतीजा उठाया। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बड़ी संख्या में ये कर्मचारी नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचे। हालांकि इस दौरान स्टेडियम के बाहर अराजकता की स्थिति भी पैदा हो गई। पुलिस को भीड़ पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षक नौकरियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। और पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की इस हालात के लिए टीएमसी को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। देखिए, वो बैठक करेंगे, उनकी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। यही ब्लेम करना है इनको, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। पहली बात तो बोली, ये हुआ क्यों? ये सब दिन तो दिन नहीं आते ना, नहीं देखना पड़ता है एक टीचर्स को, इनको किसी को दिन नहीं दिखना पड़ता है। आज सब कुछ हो जाने के बाद आप बैठ के कुछ बात करेंगे। It is only to be blamed is TMC.
और संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध किया। इसको लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ ने कहा कि नियम 56 और नियम 58 के उपनियम 7 के अनुसार जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बनाकर एक बहुत ही असंवैधानिक कार्य कर रही है। यह विधेयक पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है और यह कानून बन चुका है। सुनील शर्मा ने कहा कि जहां तक हम समझते हैं यह मामला अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और हमारी विधानसभा के पास इस विधेयक पर चर्चा या बहस करने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना असंवैधानिक माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया है। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ विधेयक को उचित प्रक्रिया के बाद संसद से पारित किया गया है, जो संवैधानिक रूप से स्थापित है। लेकिन तमिलनाडु सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार, जो भी इसका विरोध कर रही हैं, वे संविधान की घोर अवमानना भी कर रही हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार कोई भी राज्य सरकार भारत की संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का विरोध नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे के बीजेपी पर वक्फ को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सियासी धर्मांतरण के बाद उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा को त्याग दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वक्फ के बाद अब बीजेपी की नजर ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों की जमीनों पर है। ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, ये उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग कर आज वो राहुल गांधी के विचारों को अपना चुके हैं। वक्फ का जो संशोधन है, ये जो पूरा मामला है, कोई हिंदू मुस्लिम मामला है ही नहीं। क्रिश्चियन समुदाय ने ही कंप्लेंट की है कि उनकी चर्च की जमीन वक्फ जो है हड़प रहा है। आगा खानी समाज जो मुंबई में रहता है, उन्होंने ये मांग की थी कि इसमें संशोधन लाया जाए। ये हिंदू बनाम मुस्लिम, मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि ये पसमानदा, गरीब, आगा खानी मुस्लिम बनाम लैंड ग्रैबर्स एंड लैंड माफिया है। ये संविधान बनाम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी जमीन उनको पसंद आए वो उनके नाम हो जाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 91 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आज हर क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है
क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के बस्तर में नक्सलवाद की ओर भटके युवाओं को आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें पुलिस में भर्ती करने के अभियान को जबरदस्त सफलता मिल रही है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में आत्मसमर्पण कर चुके कई नक्सलियों से डीडी न्यूज ने विशेष बातचीत की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले बस्तर में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आत्मसमर्पण नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और इस वक्त वो छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल हो गए। उनसे बातचीत करेंगे। कब आपने आत्मसमर्पण किया था? मैं 2015 को किया था। 2015 को करके मैं 2005 में वहाँ गया था, जो नक्सली के साथ जुड़ा था, और 2015 को छोड़ के मैं दंतेवाड़ा में आके समर्पण किया था। पहले क्या दिक्कत थी? वहाँ जंगल में जो रहते थे, वहाँ खाना रहना सब कुछ, हमको जीवन बहुत ख़राब था। और यहाँ आने के बाद हमको बहुत कुछ बदलाव हुआ, हमको नौकरी भी मिला। नक्सली में मैं ज्वाइन 2015 में ज्वाइन किया हूँ नक्सली में। तो तब से गंगालूर एरिया में मेरा ट्रेनिंग हुआ, बुनियादी ट्रेनिंग दिए थे। तो उसके बाद मैं 2016 से 2023 तक लास्ट तक बटालियन में काम किया हूँ। कितना खुश हैं? पहले और अब में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया? पहले का और अभी का अंतर, बहुत खुश हूँ मैं अभी यहाँ आने के बाद। पहले वहाँ नक्सली में रहते समय परिवार से नहीं मिल पाता हूँ, और यहाँ आने के बाद हमारे घर वाले आके देख के जाते हैं, और मैं भी कभी बुलाता हूँ तो वो आते हैं, मैं भी जा सकता हूँ अभी। पहले और अब में क्या बदलाव आया आपके जीवन में? अभी यहाँ आने के बाद बहुत बदलाव आ गया। मतलब परिवार से मुलाकात अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरा हम लोग दोनों को पत्नी की परिवार मतलब बढ़िया है। घर हमारा स्वयं ऋषभ से बनाया, उसमें रहे। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे, आत्मसमर्पण नक्सली थी। लोन बराटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति योजना का भी इन्हें लाभ मिल रहा है। इनका एक बात और कहना है कि जिस तरह से बस्तर में लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है, सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। ये भी नक्सलियों से अपील करते हैं कि आप बंदूक का सहारा छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति योजना का लाभ लें और बेहतर जिंदगी जिएं। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो किस तरह से आपने देखा कि जो पूर्व में नक्सली थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया है और उनके जो पुनर्वास नीति है वो अब सिर चढ़कर बोल रही है। किस तरह से लगातार अब जो नक्सल है वो जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो रहे हैं, और 2026 तक मार्च में एक डेडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से कि तब तक देश से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक युवती के साथ सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने इस मामले में विवादित बयान दिया है। जी परमेश्वरन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर हो जाती हैं। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। कर्नाटक बीजेपी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। अपनी पोस्ट में कर्नाटक बीजेपी ने लिखा है कि आज बेंगलुरु स्टार्टअप की राजधानी के बजाय अराजकता की राजधानी बन गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है जिसका वादा बालक बुद्धि @राहुल गांधी ने किया था। जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो बेंगलुरु के VTM लेआउट इलाके का है। घटना गुरुवार की है। उधर वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। और घटना को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि अभी मामले की जांच चल रही है। साउथ ईस्ट बेंगलुरु की DCP सारा फातिमा ने बताया
कि संवेदुगेट पुलिया के पास सड़क के पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 75 और 78 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Third person, yesterday they had put it on the social media handle, such video. After going through the video, we have taken up the case and we are investigating it. So far, we were able to identify the person who had posted it, and later on followed by the victims also. We have spoken, we have built a confidence in them. Whoever is the accused, we will definitely secure him. The clarity of the footage is not that clear. That's why it is taking little time for us to identify him from where he has come and all. And it was the late night also. The clarity and the flashlights, it's not giving that his face and the structure clarity. 5 teams on the ground who are working on this from yesterday. आईसीईए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रूथ टेल हैकाथॉन का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एआई संचालित उपकरण बनाना है जो प्रसारकों और दर्शकों को गलत सूचनाओं की तथ्य जांच करने में मदद कर सके। विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें तकनीकी उद्योग के पेशेवरों और भारत सरकार द्वारा सलाह और इंक्यूबेट किए जाने का अवसर मिलेगा। वेब्स शिखर सम्मेलन तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर पारंपरिक और उभरते मीडिया के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। डिजिटल इंडस्ट्री है, उसकी हायरार्की नहीं है, कोई जो क्रिएटिविटी की हायरार्की नहीं है। वो एक 15 साल का 13 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। तो जाहिर है इंडिया एक यंग नेशन है, तो आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स यंग से बहुत ज़्यादा है। 5500 से ऊपर आए, इसमें पार्टिसिपेंट्स आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमने पाया। 25 लोग जो हैं ग्रुप्स हैं वो शॉर्टलिस्ट हैं और 5 लोग फाइनल इसमें फाइनलाइज में जाएंगे और 10 लाख का इनाम है इसमें। तो जो ऑब्वियसली यूथ बहुत ही मोटिवेटेड है एंड वी आर गेटिंग सम फैंटास्टिक रिजल्ट्स। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।